हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? इट्स गोइंग गुड, देन इट्स ग्रेट। और अगर अच्छी नहीं चल रही है देन प्लीज वॉच माय वीडियोस एंड एंजॉय एंड रिलैक्स. So please utilize the time available in the lockdown and try to cover the maximum portion of the syllabus. So today we will continue with the Geography of India series, and in the first part of this series यानी कि physical features of India, we discussed about Himalayas, and the second thing we discussed about was द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. तो जो उत्तर भारत के जो मैदान हैं नदियों द्वारा बनाए गए हैं, गंगा, सिंधु या ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए मैदान, और जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द फर्स्ट वीडियो. So today we will continue with the second part of this, and this is conceptualized by me. I am a 2019 batch IPS and my name is Satyanarayan if you don't know. Okay, so the first thing which we are going to discuss today is the peninsular plateau. इसको हम जो हिंदी में वो कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार. यानी कि जो ये भारत का अगर मैप हम देखते हैं इस तरीके से, तो ये जो पार्ट है जो पूरा, दिस इज कॉल्ड peninsular plateau. So this is a tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. जो rocks होती हैं उनकी तीन different types होती हैं, igneous, metamorphic and there is one another type. So igneous यानी कि आग्नेय चट्टानें और metamorphic यानी कि जो रूपांतरित चट्टानें हैं. So जो उनसे मिलकर जो पार्ट ये बना है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लावा. जब हम जनरली जानते हैं कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो उसमें लावा बाहर आता है, और उस लावा की वजह से जब वो फैल जाता है सरफेस पे, तो उसकी वजह से जो फिजियोग्राफिक डिवीजन डेवलप होते हैं उनको हम प्लेट्यू कहते हैं. बिकॉज वो जो अपना सराउंडिंग वाला जो एरिया होता है उससे काफ़ी हाइट में ऊपर चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है यहाँ पे, और ये जो पूरा लावा है वो नीचे से ऊपर की तरफ निकलता है, और ओवर द टाइम बाद में ये जो है वो चारों तरफ फैल जाता है. ओके, सो ग्रेजुअली ये बहुत दूर दूर तक फैल जाता है, और जो बाद में उसके ये जो टॉप सरफेस बन जाती है, दिस इज कॉल्ड प्लेट्यू. ओके, ये जो है वो बाकी एरिया जो होते हैं अपने आसपास वाले उनसे ऊपर उठा हुआ होता है. सो दिस इज द सेम केस विद the great Indian peninsular plateau. And the third type of rocks which is sedimentary. Okay, so this is the three types of rocks which we will learn in the physical geography section. Okay, यहाँ पे ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. Then this is formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land. तो थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं what is this Gondwana land, and thus making it a oldest land mass. Okay, so it is considered, there are theories that जो अभी प्रेजेंट में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, they were part of one large continent which was known as Pangaea. Okay, so ये जो पूरा आपको जितने भी सारे कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम पेंजिया कहते थे पहले. और ये जो है इसके दो भाग थे, लोरेशिया और गोंडवाना. तो जो गोंडवाना है उसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये इंडिया, और ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया, और ये जो है वो अंटार्कटिका. तो ये जो सारे जितने भी डिफरेंट प्लेट्स हैं, देवर टुगेदर अटैच्ड, यानी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी. उसके बाद में अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये सब आपस में ब्रेक हो जाती है, और जो इनकी वो है अलग अलग डायरेक्शंस में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. सो जो नॉर्थ साउथ अमेरिका है वो इस तरफ मूवमेंट होती है, अफ्रीका की मोर और लेस यहीं पे रहता है, इंडिया जो है वो इस तरफ मूव करता है, इंडियन जो लैंड मास है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस तरफ मूव करता है, और ये जो अंटार्कटिका है वो भी मोर और लेस यहीं पे रहता है. और इनकी जो मूवमेंट के कारण है वो बहुत सारे कारण बताए गए हैं, लेकिन जनरली जो है इसके अर्थ के जो नीचे का जो लावा होता है उसमें कन्वेक्शन करंट्स बनती है, और उन कन्वेक्शन करंट्स की वजह से जो है वो उनको अलग अलग डायरेक्शंस में फोर्स मिलती है. तो ये सारी प्लेट्स जो है वो बहुत स्लोली लेकिन कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है. तो ये जो सारी थ्योरीज है वो हम फिजिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट में पढ़ेंगे. ओके, सो अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि ये जो इंडियन लैंड मास वाला जो पोर्शन है, जब वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह हुए थे तो उसकी वजह से जो है ये जो है डेवलप हुआ था. ओके, एंड इसको हम जनरली दो भागों में बांटते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू. सो लेट्स नो सेंट्रल हाईलैंड्स एंड व्हाट आर द डेक्कन प्लेट्यू. सो सेंट्रल हाईलैंड अभी हम अगले स्लाइड में मैप में देखेंगे कि जो नर्मदा रिवर जो है उसके नॉर्थ वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स. ओके, सो the part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada river, covering a major area of the Malwa plateau. So जो मालवा का जो पठार है, जिसको मालवा का पठार कहते हैं हिंदी में, या मालवा प्लेट्यू, वो इसका मेजर पार्ट है. उसके अलावा जो विंध्या रेंज है, विंध्या माउंटेन रेंज, वो उसकी एक तरीके से
लाइक नॉर्थ या साउथ बाउंड्री बनाती है। ओके, एंड सतपुड़ा जो है दैट लाइज इन द साउथ। ये सारी जो रेंजेस हैं विंध्या सतपुड़ा, ये हम अभी मैप में देखेंगे। और जो अरावली है वो इसके नॉर्थ वेस्ट साइड में है। एंड जो इसका वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है, वो जो राजस्थान के जो डेजर्ट्स हैं वो इनका वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है, किसका? सेंट्रल हाईलैंड्स का। देन द फ्लो ऑफ द रिवर्स, तो इसमें जो मेनली रिवर्स हैं इस पठार में वो है चंबल, सिंध, केन और बेतवा। तो ये जो नदियां हैं वो सारी एक तरीके से इसी डायरेक्शन में बहती है, इस तरीके से। ओके, उनकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट, इससे क्या प्रतीत होता है? इससे प्रतीत ये होता है कि जो इनका स्लोप है वो यहाँ से लेकर और इधर की तरफ है, यानी कि यहाँ से जो ये वाले जो एरियाज हैं वो हाई पे हैं और ये जो है वो लो लाइंग एरियाज है। सो इसका स्लोप जो है इट इज जनरली साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ओके, अंडरस्टूड। देन द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। सो जो इनका जो वेस्ट वाला जो एरिया है वहां पे ज्यादा ब्रॉड है, जबकि ईस्ट की तरफ जो है इनका ये संकड़े होते जाते हैं। ओके, और जो इनका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है उनको दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक जो पार्ट है वो बुंदेलखंड और दूसरा जो है वो बाघेलखंड। ओके, यहाँ पे ये छुप गया है स्लाइड की वजह से, बट दिस इज नोन एज बाघेलखंड, वो भी अभी मैप में इंडिकेट करते हैं। और जो इसका जो फर्दर एक्सटेंशन है उसको हम कहते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू, एंड दिस मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। और ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है यहाँ पे दामोदर नदी बहती है। ओके, सो अब देखते हैं जो जो चीजें हमने डिस्कस की। दिस इज आवर नर्मदा रिवर। ओके, सबसे पहले मार्क कर लेते हैं नर्मदा रिवर। सो नर्मदा रिवर जो है वो एक रिफ्ट रिवर है, यानी कि एक रिफ्ट वैली में बहने वाली रिवर है। ये जो दोनों प्लेट्स हैं वो अलग आपस में, जैसे सपोज मान लो ये एक पूरा ब्लॉक हो गया और ये एक पूरा ब्लॉक हो गया, तो इन दोनों के आपस में इधर एक दूसरे से अलग होने की वजह से जो यहाँ पे जो लार्ज जो डिप्रेशन या जिसको हम गड्ढा कह सकते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो एक रिफ्ट बन गई और उसमें जो नर्मदा नदी ऐसे फ्लो करती है। ओके, तो इसका जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है यानी कि जो विंध्या रेंज है वो इसका लाइक साउथ बाउंड्री बनाती है। ये जो मालवा का पठार है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये जितना पूरा एरिया इसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। ओके, इसकी जो वेस्टवर्ड बाउंड्री जो है वो अरावली माउंटेन रेंज है। और उसके बाद में जो लाइक रिवर्स का जो फ्लो है, तो चंबल नदी, सोन, केन और बेतवा, ये सब जो नदियां हैं वो सब इस तरीके से बहती है। तो इसका हमें स्लोप पता लगता है कि ये जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ इन दिस मैप। सो लेट्स मूव अहेड। उसके बाद में जो इसका नर्मदा के जो साउथ वाला जो पार्ट है दैट इज ऑल्सो कोल्ड एज पेनिनसुलर प्लेट्यू, बट उसको जो है हम दक्कन के पठार यानी डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। ओके, सो नॉर्थ में जो है इसके सतपुड़ा रेंज है, हमने अभी देखा था। उसके बाद में जो है महादेव और कैमूर और मैकाल, ये जो पहाड़ियां हैं ये इसका ईस्टर्न एक्सपेंशन है। ओके, ये भी अभी हम मैप में मार्क करेंगे, उसी सेम मैप में देखेंगे कि कहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, कहाँ पे महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज है। ओके, 2014 के यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था 2014 या 15 के पेपर में। उन्होंने ऐसे चार इस तरीके के स्पेसेस बना दिए थे और उनको बोल दिया था कि ये जो चार जो माउंटेन रेंजेस है इनको नाम बता दो, 1, 2, 3 और 4। और उन्होंने जो चारों के ऑप्शन दे दिए थे, लाइक उन्होंने 3 के सामने लिख दिया था आपका, जैसे फॉर एग्जांपल विंध्या रेंज, 2 के सामने उन्होंने लिख दिया था कैमूर, तो उनको अरेंज करना था। ओके, सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन यूपीएससी, यू प्लीज पे अटेंशन। आपको पता होना चाहिए कि विंध्या कौन सी है, ये विंध्या है, ये सतपुड़ा है, ये महादेव है और ये मैकाल है। अभी हम मैप में देखते हैं। ओके, सो द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स वो जो हैं दीज आर ऑल्सो द माउंटेन रेंजेस, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की माउंटेन रेंजेस है उनको वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। इनके बारे में अभी अगली फर्दर स्लाइड्स में डिटेल में देखेंगे। दे मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। सो जो वेस्टर्न और जो ईस्टर्न एजेस हैं दे आर मार्क्ड बाय वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। सिंपल सा कहने का मतलब है जो इनकी पश्चिम और जो पूर्व की तरफ जो बाउंड्री बनाती है वो जो पहाड़ है उनके नाम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है। ओके, उसके बाद में द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स। तो जो वेस्ट वाला जो हिस्सा है उधर की तरफ जो है वो ज्यादा हाइट पे है और उसके बाद में ईस्ट की तरफ जो है वो धीरे धीरे उनका स्लोप डिक्लाइन होता जाता है। ओके, एंड इसका जो फर्दर एक्सटेंशन है वो हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलता है, जिसको हम जनरली मेघालय में है और उसको मेघालय कार्बी अंगलोंग प्लेट्यू या एंड नॉर्थ कच्चर हिल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो मेन जो पहाड़ियां हैं वो है गारो खासी और जयंतिया हिल्स। ओके, एंड इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू।
सो आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पे मेघालय प्लेट्यू है, और इनके बीच में जो है वो एक रिफ्ट डेवलप हो गई है जिसको हम फोल्ट कहते हैं। तो ये भी हम देखेंगे कि फोल्ट्स जो है वो किस तरीके से जनरेट होती है डिफरेंट प्लेट्यूज के बीच में, उसको हम फिजिकल ज्योग्राफी वाले सेक्शन में देखेंगे। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि हमने जो डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ा था, दिस इज डेक्कन प्लेट्यू। सो ये जो है नर्मदा रिवर के साउथ में है कम्प्लीटली। ये जो सतपुड़ा रेंज जो है, जो काफी बड़ी रेंज है, दिस मार्क्स इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री। उसके साथ साथ जो महादेव हिल्स हैं और ये जो है वो कैमूर हिल्स हैं। ओके, सो ये महादेव, कैमूर और यहाँ पे जो है वो ये मेकाल हिल्स हैं। ओके, सो दीज हिल्स दे आर लाइक नदर्न बाउंड्री ऑफ इट। ये जो है आपका वेस्टर्न घाट्स जो है वो वेस्ट बाउंड्री बना रहा है, ईस्टर्न घाट्स जो है वो आपकी ईस्टर्न बाउंड्री बना रहा है। ओके, उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो माउंटेन्स है इनको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके बाद में जो व्हाइट वाला जो पोर्शन है, जो व्हाइट कलर से मार्क किया हुआ है मैप में दोनों तरफ, इसको हम कहते हैं जनरली कोस्टल प्लेन्स। तो ये जो है वो नदियों द्वारा बनाए गए, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द डिपोजिशंस और डेल्टा फॉर्मेशन जो होता है रिवर्स का यहाँ पे बहने की वजह से, उसकी वजह से ये प्लेन बने हुए हैं। प्लेन यानी कि मैदान। और ये वाला जो है वो काफी संकरा मैदान है, क्योंकि यहाँ तक जो है इसमें माउंटेन्स है और उसके बाद में जो है अचानक से लाइक एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप है जिसको हम वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं। उसको अभी हम फर्दर डिटेल में देखते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, बट आई एम जस्ट इंडिकेटिंग दिस इन द मैप। ओके, एंड इसका जो फर्दर इधर वाला जो एक्सटेंशन विच इज नॉट शोन इन द मैप, आई विल ट्राई टू शो इट समवेयर एल्स। उसके बाद में हम थोड़ा सा आप जान लेते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। सो दीज आर पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू ओनली। ये डेक्कन प्लेट्यू का ही हिस्सा है। सो अगर ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है तो इधर के जो पहाड़ हैं उनको वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है, और जो इधर के जो पहाड़ है उनको ईस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। और जो लगभग तमिलनाडु का जो बॉर्डर है वहाँ पे ये दोनों आपस में आके मिलती है। तो जो नीलगिरी माउंटेन रेंज है जनरली वहाँ पे ये दोनों आपस में आकर एक तरीके से इनका लाइक एक तरह से दे मीट ईच अदर। ओके, सो जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट जो आपका उसके पैरेलल लाई करते हैं, जबकि जो ईस्टर्न घाट्स है दे स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरीज इन द साउथ। तो लगभग यहाँ जो है वो आपकी महानदी वैली है और यहाँ से जो नीलगिरी जो है साउथ में, यहाँ तक इनका एक्सटेंशन है। ओके, दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेज ओनली। सो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो हाइट में ज्यादा हैं और वो जो है वो बहुत ही कंटिन्यूअस है, और बीच बीच में जो है वो उनके कुछ पासेज होते हैं कि जहाँ से हम सिर्फ उनको क्रॉस कर सकते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स को जो है वो क्रॉस करना काफी मुश्किल है। तो जो प्रोमिनेंट पासेज है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पाल घाट। ओके, तो पाल घाट आप एक बार मैप में देखना जरा कहाँ पर है। आई एम नॉट शोइंग इट, दिस इज योर होमवर्क। ओके, उसके अलावा जो ईस्टर्न घाट्स है दे आर डिसकंटिन्यूअस, यानी कि जितने कंटिन्यूअस ये हैं ये उतने कंटिन्यूअस नहीं है। एंड दे आर इररेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं उनमें से जो है वो महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब जो नदियां हैं वो इनको डाइसेक्ट करती है, यानी कि जो है वो बीच में से इनको भेदती हुई जाती है। और ये जो है वो इतनी ज्यादा कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, और जितनी रेगुलर इनका फीचर है वो इतनी रेगुलर भी नहीं है। इनकी जो हाइट है वो लगभग 900 से 1600 मीटर एवरेज इनका एलिवेशन है, जबकि इनका जो ईस्टर्न घाट से इनका एलिवेशन कम है, दैट इज अराउंड 600 मीटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो इंडियन क्लाइमेट में होता है मॉनसून, इट इज इफेक्टेड बाय वेस्टर्न घाट्स। और जो वेस्टर्न घाट है इनकी वजह से ओरोग्राफिक रेन होती है, यानी कि जो माउंटेन की वजह से जो रेन्स होती है उनको हम ओरोग्राफिक रेन्स कहते हैं। तो जो आपका अरेबियन सी है वहां से जब क्लाउड्स बन के और वो फर्दर मूव करते हैं, सो ये जो आपके वेस्टर्न घाट्स है वो इनको कम्प्लीटली रोक लेते हैं। सो सपोज दिस इज योर वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट साइड। यहाँ से जो है वो आपकी लाइक जो भी पानी की वो वेपर्स वगैरह होती है वो ऊपर मूव करती है, और क्योंकि धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, तो टेम्परेचर की कम होने की वजह से यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, यानी कि बादलों का निर्माण होता है। और जब वो एक हाइट पे पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद में जो है उसकी वजह से वो बारिश हो जाती है। सो दैट इज नॉन एज ओरोग्राफिक रेन। और bearing the moist winds rise along the western slopes of the घाट which I have already explained here। जबकि जो ईस्टर्न घाट्स है उनकी हाइट कम है, इसलिए ऐसा कोई जो है फिनोमिना यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। अगर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। सो हम फर्दर डिस्कस करते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। तो वेस्टर्न घाट जो है वो काफी कंटिन्यूअस है, लेकिन उसको अलग अलग रीजन्स में जो है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो महाराष्ट्र वाला जो रीजन है
यानी कि जो वेस्टर्न घाट्स है, आई टोल्ड इन वन ऑफ द अर्लियर वीडियो, ये लगभग इनका जो एक्सपेंशन है वो गुजरात से लेके और लास्ट में आपका केरल तक होता है। ओके, सो अगर हम इस तरीके से अगर देखते हैं गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटका, गोवा, तो ये जो इसका नॉर्थ वाला जो पार्ट है इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जबकि साउथ वाला जो पार्ट है इसको मालाबार के नाम से जाना जाता है। ओके, एंड द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ में जो है वो इनकी हाइट कम है, साउथ की वजह से जैसे जैसे हम मूव करते जाते हैं इनकी हाइट जो है वो बढ़ती जाती है। और जो यहाँ पे जो लास्ट में नीलगिरी जो है वो हाईएस्ट इनकी माउंटेन्स हैं। ओके, नीलगिरी आपको नाम याद होगा। एंड नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम अनाईमुड़ी है। एंड सॉरी, जो ओवरऑल वेस्टर्न घाट्स है उनकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम अनाईमुड़ी है, और जिस माउंटेन रेंज में है ये उसका नाम है अन्नामलाई। ओके, सो अन्नामलाई उसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम अनाईमुड़ी है, जबकि जो नीलगिरी है उसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम डोडा बेटा है। सो इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, लाइक 2695 2637, बट स्टिल जब क्वेश्चन आता है तो जो वेस्टर्न घाट्स है उनकी हाईएस्ट पीक जो है वो अन्नाईमुड़ी। ओके, यू पीपल मस्ट रिमेंबर, यूपीएससी ने एक बार सीएपीएफ के एग्जाम में पूछा था ये वाला क्वेश्चन। एंड उसके बाद में जो डोडा बेटा है वो नीलगिरी की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। सो इफ द क्वेश्चन इज कि नीलगिरी की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज डोडा बेटा। वाइल अगर वेस्टर्न घाट की पूछा जाता है तो इट इज अनाईमुड़ी। जबकि जो ईस्टर्न घाट्स है उनकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है महेंद्रगिरी, और उसकी जो हाइट है वो लगभग है 1500 मीटर्स, यानी कि लगभग इससे जो अनाईमुड़ी या डोडा बेटा उससे काफी कम। शिवरॉय हिल्स, जावाड़ी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। तो ये जो शिवरॉय हिल्स या जो जावाड़ी हिल्स है ये भी इसी का ईस्टर्न घाट का जो है वो हिस्सा है, एंड दे आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ओके, और जो फेमस हिल स्टेशन हैं ऊटी, यू मस्ट हैव हर्ड, इसका जो पूरा नाम है वो उदगमंडलम है, उदगमंडलम। और उसके अलावा जो कड़ाई कोनाल जो है या कड़ाई कनाल, सो दीज आर इंपॉर्टेंट फेमस हिल स्टेशंस इन द ईस्टर्न घाट्स। ओके, सो now come to discuss an important concept which is known as Deccan Trap. So Deccan Trap क्या है? It is one of the distinct features of the peninsular plateau, एंड ये जो एरिया है वो ब्लैक सॉइल वाला एरिया है। ओके, सो ये ब्लैक सॉइल कैसे डेवलप हुई है? बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस, यानी कि जो लावा निकलता है मैग्मा, वो ओवर द टाइम जब उसका डिग्रेडेशन होता गया, लाइक जो विंड है या फिर आपका वाटर है वो उसको कंटिन्यूसली इरोड करते जाते हैं। सो उसकी वजह से जो है वो एक डिन्यूड हो जाते हैं। ऊपर से जो सरफेस का, सपोज दिस इज आपका लोहा सरफेस है, तो ये ऊपर से धीरे धीरे जो वो पार्टिकल्स निकलते जाते हैं, और उसकी वजह से जो वो सॉइल का निर्माण हो जाता है। तो वो जिस सॉइल का निर्माण हुआ है दैट इज ब्लैक सॉइल, और यहाँ पे जो है वो दिस इज वेरी सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। उसके अलावा ग्राउंड नट कल्टीवेशन, चिली कल्टीवेशन, ये सब भी होता है इस एरिया में, बट इसको जो है वो मेनली कॉटन कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो जब फर्दर आगे मैप आएगा तो उसमें विल ट्राई टू लोकेट, एक बार फिर से हाईलाइट वेयर इज द डेक्कन ट्रैप। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट दे आर ब्लैक सॉइल एरिया एंड दे आर मेड ऑफ द वॉल्केनिक ओरिजिन। ओके, उसके बाद में हम जाते हैं, जो अगला फीचर है दैट इज इंडियन डेजर्ट, यानी कि जिसको हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसको हम जो मरुस्थल या मरुस्थली के नाम से भी जानते हैं। सो यू पीपल नो दैट राजस्थान में जो है अरावली के वेस्ट की तरफ जो है वो, एंड इट एक्सटेंड्स अप टू पाकिस्तान। सो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में जो है वो इंडियन डेजर्ट लाई करता है, और जो अरावली माउंटेन रेंज जो राजस्थान को लगभग इस तरीके से फॉर्म करती है या काटती है, उसके जो पूरा वेस्ट की तरफ जो है वो थार डेजर्ट लाई करता है। सो थार डेजर्ट क्या है? दे आर अंड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स। अंड्यूलेटिंग का मतलब हो गया इस तरीके से। ओके, तो ये जो है वो मिट्टी के पहाड़ हैं एक तरीके से। ओके, एंड दे आर कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स, यानी कि जो जिसको हम हिंदी में धोरे कहते हैं या टीले कहते हैं, उसकी जो सैंड के जो टीले हैं या जो मिट्टी के टीले हैं उनकी वजह से ये बने हुए हैं। और इसका बनने का कारण ये है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत कम जो है वो बारिश होती है, और जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे बिल्कुल वेजिटेशन वगैरह होती नहीं है। बहुत ही एरिड क्लाइमेट है इस वाले रीजन का, और जो वेजिटेशन कवर है वो बहुत ही लो है। सो दीज आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस डेजर्ट। एंड स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि जब बारिश का मौसम होता है उस टाइम पे यहाँ पे जो है वो छोटे छोटे एक तरीके से आप नदियां कह सकते हैं उनको, छोटी नदियां, स्ट्रीम जो होती है, दे अराइज। बट उसके बाद में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है उनका पानी जो है वो सूख जाता है, और वो जो पानी है वो उनका मिट्टी में जाके मिल जाता है। दे मर्ज और दे डिसअपीयर इनटू द सैंड एंड दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच टू द सी। तो उनके जो समुद्र तक पहुंचने के लिए इनफ वाटर होता ही नहीं है। और आप
लोग जानते हैं लूनी जो है वो डेजर्ट एरिया जो है उसकी सबसे प्रोमिनेंट या सबसे बड़ी रिवर है। उसके अलावा जितनी भी रिवर्स है वो सब छोटी छोटी रिवर्स है और दे आर पार्ट ऑफ रूनी दिस लूनी रिवर सिस्टम। ओके, सो बाय नाउ व्हाट वी हैव कवर्ड, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो सेंट्रल हाईलैंड है उसके दो पार्ट्स हैं। पहला हमने जो लाइक सॉरी जो डेक्कन सॉरी जो ओवरऑल प्लेट्यू जो है इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। उसको सेंट्रल हाईलैंड्स जो नर्मदा के नॉर्थ में थे, और उसके बाद में जो है वो डेक्कन प्लेट्यू जो नर्मदा के साउथ में है। उसके बाद में हमने वेस्टर्न घाट्स देखे थे, ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद में जो है हमने देखा था इंडियन डेजर्ट। ओके, अब हम मूव करते हैं कोस्टल प्लेन्स की तरफ। सो पहले मैप में मैंने ऑलरेडी इंडिकेट किया था दो कोस्टल प्लेन्स है। जो अरेबियन सी की तरफ है उसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, और जो बे ऑफ बंगाल की तरफ या जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है उनको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट जो है दिस इज सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट। हमने देखा था मैप में कि एक तरफ जो बहुत ही जो हाई रेंज वाले वेस्टर्न घाट्स है, और उसके जस्ट इमीडिएटली जो है वो एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप है, और उसके बाद जो है वो आगे आपका अरेबियन सी है इधर। ओके, सो इसके बीच में ये एक तरह से सैंडविच है जो कोस्टल प्लेन है वेस्ट की तरफ जो है उसका। एंड दिस इज अ वेरी नैरो प्लेन, यानी ये बहुत ही संकरा है, और इसके तीन सेक्शन है मेनली। तो जो नॉर्थ पार्ट है इसका दिस इज कॉल्ड कोंकण, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। जो मुंबई गोवा वाला जो पार्ट है उसको कोंकण के नाम से जानते हैं। जो सेंटर वाला जो है उसको कन्नड़ प्लेन के नाम से जानते हैं, और जो साउथ वाला या जो केरल के जो एडजेसेंट वाला है उसको मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। सो दिस इज योर कोंकण, दिस इज योर कन्नड़, एंड दिस इज योर मालाबार। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द मैप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि डेक्कन ट्रैप क्या है। सो ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया जो है दिस इज नोन एज डेक्कन ट्रैप। ओके, और ये पूरा का पूरा जो है वो ब्लैक सॉइल वाला एरिया है, दिस इज वेरी सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ओके, उसके अलावा दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट, दिस इज ईस्टर्न कोस्ट। ओके, तो जो वेस्टर्न कोस्ट है उसका कोंकण, कन्नड़ और मालाबार के नाम से जानते हैं, जबकि जो ईस्टर्न कोस्ट है उसको नदर्न सिरकार और कोरोमंडल के नाम से जानते हैं, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं पीक्स के बारे में। तो आई टोल्ड यू कि जो वेस्टर्न घाट्स है उनकी जो हाइट है वो नॉर्थ में कम होती है, और साउथ में जैसे जैसे जाते हैं वो बढ़ती जाती है। सो ये जो यहाँ पे है वो आपकी अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, और अन्नामलाई की पहाड़ियों में जो है वो आपकी अनाईमुड़ी जो है वो हाईएस्ट पीक है, जबकि यहाँ पे जो है वो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। सो जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उसकी हाईएस्ट पीक जो है वो डोडा बेटा है। ओके, उसके बाद में जो आपके ईस्टर्न घाट्स है उसकी जो हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, वो लगभग यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, सो आई थिंक दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच वी हैव टू मार्क इन द मैप। आई थिंक अब आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो गई होगी। ओके, सो प्लीज मूव इट। उसके बाद में हम देखते हैं जो ईस्ट की तरफ जो कोस्टल प्लेन्स है। ओके, सो दे आर अलोंग द बे ऑफ बंगाल एंड वाइड एंड लेवल। सो बंगाल की खाड़ी है उसके अलोंग है ये, और ये जो है वो काफी वाइड है और एक तरह से वो लेवल है। ओके, इनकी जो वो हाइट ज्यादा नहीं है। ठीक है, इन द नदर्न पार्ट इट इज नोन एज नदर्न सिरकार, while the south part is known as Coromandel coast. Okay, so these are the two classification. नॉर्थ में इसको नदर्न सिरकार के नाम से जानते हैं, साउथ में इसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। और सो जो इम्पोर्टेंट रिवर्स जो हैं जिनकी वजह से डेल्टा की वजह से ये डेवलप हुए हैं उनके नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और जो इनके डेल्टा जो बने हैं उन डेल्टास की वजह से जो है वो इन प्लेन्स का निर्माण हुआ है। ओके, और जो ये जो प्लेन्स है इनका जो एक इम्पोर्टेंट फीचर है वो है चिलिका लेक, यानी कि लेक चिलिका जो उड़ीसा में प्रेजेंट है टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। तो जहाँ महानदी डेल्टा जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है उसके साउथ में जो है वो ये लेक चिलिका है। दिस इज वेरी लाइक इम्पोर्टेंट प्लेस। ये जो एक इम्पोर्टेंट रामसर वेटलैंड साइट भी है। सो आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन सी जो साइट्स होती है वो रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, या इंडिया में कितनी रामसर वेटलैंड साइट्स है, या फिर रामसर वेटलैंड साइट्स क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है एंड यू वांट टू नो then please please write in the comment section. I will make a separate video covering the important Ramsar sites of India. Okay, and believe me environment की दृष्टि से बहुत important है। हर साल जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस में एक क्वेश्चन जरूर पूछती है रिगार्डिंग द रामसर वेटलैंड्स इन इंडिया। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आई मेक अ वीडियो राइट नाउ, so you please write that into the comment section. Okay, and this is the important feature of the eastern coast, Lake Chilika, which we have already discussed.
और यहाँ पे जो है वो ये सबसे बड़ी जो है वो खारे पानी की झील है इंडिया की। ओके, सो भारत की अगर सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको पूछा जाता है तो दिस इज लेक चिलिका। राजस्थान की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उसका नाम है सांबर लेक। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद द जस्ट आइलैंड्स। सो वी नो भारत में जो है वो दो आइलैंड ग्रुप्स हैं। पहला जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप और जो सेकंड है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। ओके, सो दे आर यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश हैं ये। सो जो लक्षद्वीप आइलैंड है दे आर कोरल आइलैंड। सो कोरल क्या होते हैं कि कोरल जो है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत ही सूक्ष्म जो जीवाणु टाइप के होते हैं और जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते रहते हैं। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते रहते हैं। उसकी वजह से जो क्या होते हैं कि कोरल्स का निर्माण होता है। छोटे छोटे कोरल्स जो होते हैं, कैल्शियम जो उनकी शेल्स होती है वो धीरे धीरे जब जुड़ती जाती है आपस में तो एक तरीके से रीफ का निर्माण होता है। ओके, और उस रीफ की वजह से जो है वो आइलैंड्स डेवलप होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं वो हम फिजिकल ज्योग्राफी वाले सेक्शन में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो कौन कौन से आइलैंड्स हैं। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो लेकाडीव, मिनिकॉय और एमिनीडीव। ओके, सो यहाँ पे ये एमिनीडीव है, यहाँ पे ये लेकाडीव है और यहाँ पे जो है ये वो आपका मिनिकॉय आइलैंड है। ओके, सो इनको पहले अलग अलग नाम से जाना जाता था लेकिन 1971 के बाद आफ्टर 1971 दे वर रीनेम्ड एज लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, एंड कावाराती जो है दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड वी मार्क दिस कावाराती इज आई थिंक इट इज हियर। ओके, सो बहुत ही छोटी इमेज है, उसमें आई हैव टू सी क्लोजली कि कहाँ पे कावाराती आइलैंड्स। एंड दिस इज एन लाइक ये ऐसा आइलैंड है जहाँ पे ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना है, यानी कि जो आपकी वनस्पति और जो जीव जंतु है उनकी काफी डाइवर्सिटी यहाँ पे मिलती है। उसके अलावा एक आइलैंड है पिट्टी आइलैंड। ओके, सो जो पिट्टी आइलैंड है वहाँ पे कोई रहता नहीं है, दिस इज अनहेबिटेड। ओके, अनइनहेबिटेड, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है इंसान, लेकिन यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरी है जिसकी वजह से ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड फर्दर वी मूव टुवर्ड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी जो है उनको हम डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, और जो पोर्ट ब्लेयर जो इसकी कैपिटल है दैट इज पार्ट ऑफ लोअर अंडमान। उसके बाद जो है वो सेपरेटेड एक है, दिस इज नोन एज लिटिल अंडमान। सो अप टू दिस पॉइंट जो है नॉर्थ वाले दे आर नोन एज अंडमान आइलैंड्स। ओके, और यहाँ पे जो है वो लगभग 10 डिग्री चैनल है which separates both अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स। बिकॉज जो 10 डिग्री जो लेटीट्यूड है, यानी कि अगर हम जीरो देखते हैं इक्वेटर तो 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10, सो जो 10 डिग्री लेटीट्यूड है that is known as 10 degree channel or which separates both of these. Okay, देन जो निकोबार आइलैंड्स है उसमें कार निकोबार, दिस इज एन इम्पोर्टेंट आइलैंड, और उसके बाद में जो है ये वो ग्रेट निकोबार लास्ट में। ओके, विच इज यहाँ पे थोड़ा सा ये छुप गया है इसकी वजह से, बट दीज आर नॉन एज निकोबार आइलैंड्स। सो दिस इज द कैपिटल पोर्ट ब्लेयर एंड दे आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी में, एंड दे एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो दिस इज देयर एक्सटेंशन। And the entire group of islands is divided into two broad categories, Andaman in the north and Nicobar in the south, which I have already told here. And it is believed that these islands are elevated portion of the submarine islands. तो actually यहाँ पे जो समुद्र है या जो बंगाल की खाड़ी है या अंडमान सी जो है ये this is part of Indian Ocean. So इसके नीचे जो है वो पहाड़ हैं पूरे के पूरे, और ये जो आइलैंड्स जो हैं वो इनकी सिर्फ पीक्स हैं। एंड ये जो आइलैंड्स है वो बने किस वजह से हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से। तो जब ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है और उसके बाद में जो ये टॉप पोर्शन होता है वो ओवर द टाइम जो है वो डिग्रेड हो जाता है या फिर डिन्यूड हो जाता है, और उसके बाद में जो है वो कुछ फ्लैट सरफेस बचती है। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे ये डिफरेंट आइलैंड्स डेवलप हुए हैं, दिस इज बिलीव्ड। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज है जो इस चीज को प्रूव करती है। ये जो आइलैंड्स हैं इनकी भी जो डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फौना की वो काफी ज्यादा है, यानी कि जो वनस्पति और जो जीव जंतुओं की डाइवर्सिटी है दैट इज वेरी हाई। एंड दीज आइलैंड्स लाइक क्लोज टू द इक्वेटर। सो इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री के आसपास होती है, और इनका जो ये एक्सपेंशन है इक्वेटर के काफी क्लोज है। इसकी वजह से जो यहाँ पे जो वेदर होता है या जो क्लाइमेट होता है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। और इक्वेटोरियल क्लाइमेट में जनरली क्या होता है कि लाइक हाई टेम्परेचर होता है, हाई रेनफॉल होती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। तो उसकी वजह से जो यहाँ पे बहुत ही थिक फॉरेस्ट हैं, तो जो यहाँ का फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ही घना है, बहुत ही घने जंगल है इसमें।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमने देखा हिमालयास, उसके बाद में हमने देखा नदन के जो प्लेन्स हैं, यानी कि जो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाए गए जो मैदान हैं उत्तर भारत के। उसके बाद में हमने देखा जो डेक्कन प्लेट्यू और जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, जिसको हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हमने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में देखा था, और जो है वेस्टर्न कोस्ट्स और ईस्टर्न कोस्ट्स के बारे में भी देखा था। ओके, उसके बाद में हमने देखा था राजस्थान का जो डेजर्ट है उसके बारे में, और लास्ट में जो हमने फाइनली है वो वी कवर्ड अबाउट द आइलैंड्स। सो दिस हाउ all the physical features of India we have covered till now. So I request you people to like this video, share it with your friends and subscribe to the channel so that we can grow very quickly. Okay, जितनी जल्दी हम grow करेंगे उतनी जल्दी more and more people will be able to subscribe to the channel and more people will be benefited. So I had you had good learning, and please use this time which is available because of the corona lockdown period. Please utilize this time, and if you have any type of question or query you can write in the comment section. I'll definitely answer that. Okay, thank you, have a nice day.